हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग का 7th क्लास है, जिसमें कि आपका सामान्य हस्त औजार जो आपका टूल्स वाला जो चैप्टर है, जो कि सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है, उसका आज पार्ट 4 है। इसके पहले जो है पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें कि ऑलरेडी 3 क्लासेस लिए जा चुके हैं, जिसमें कि आपका हैमर, फिर फाइल्स, चीज़ल, फिर प्लायर्स, फिर आपका ट्राई स्क्वायर्स, और फिर इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखे हैं। उस पर अच्छे से थ्योरी भी कवर किया गया है, और फिर जो है आप लोग को उस पर रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उन सबको भी कराया गया है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वो जो क्लास है वो क्लासेस आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी, और यदि कुछ समझ में, यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और जो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो भी देखिए, ताकि जो क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि एक चैप्टर जैसे कोई स्टार्ट किया जाता है तो उससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस क्लासेस हैं उन सबको भी देखना ज़रूरी होता है, ताकि आगे का जो जो सब टॉपिक्स है वो बेहतर ढंग से समझ में आ सके। ठीक है। अब रही बात कि ये जो आज का जो हमारा क्लास है, ये आज जो है लास्ट हो जाएगा, ये टॉपिक सामान्य हस्त औजार। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। तो इस चैप्टर में आप लोग को जो बेसिकली जितने टूल्स हैं, सभी टूल्स को कवर करने की कोशिश किया हूँ मैं। और इसके अलावा भी यदि कुछ एक दो टॉपिक यदि रहता है तो वो जब प्रैक्टिस सेशन हम लोग का चलेगा, क्योंकि अभी तो कंसेप्ट के साथ साथ जो है क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं विथ कंसेप्ट, और उसके बाद फिर जो प्रैक्टिस सेशन चलेंगे, जब प्रैक्टिस जब होगा तो उस टाइम में आपको और भी जो जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन सब क्वेश्चंस को करा दिया जाएगा। तो आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे अच्छे से। और दूसरी बात है कि आप लोग अपना प्रैक्टिस भी कीजिए, घर में भी पढ़िए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कीजिए। तो आज हम लोग का जो मुख्यतः जो टॉपिक रहेगा वो आपका वायर गेज पे रहेगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे उस पर आपका फेज़ टेस्टर के बारे में देखेंगे, फिर माइक्रोमीटर के बारे में देखेंगे। तो इन सब जो टॉपिक्स कुछ कुछ हैं, लाइक टूल्स में आपका डाइज है, टेप है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे आप लोग को ये नहीं सोचना है कि ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का या फिटर ट्रेड का, क्योंकि ये मैं बता ही रहा हूँ कि ये जो टूल्स चैप्टर है ये कॉमन सभी ट्रेड्स में है। इसलिए आप लोग को सभी, चाहे आप अभी जो वॉच कर रहे हैं वीडियो को, यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स हैं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, यदि फीटर ट्रेड के हैं तो भी देख सकते हैं, वेल्डर के हैं तो भी देख सकते हैं। तो जितने भी तमाम जो ट्रेड्स हैं सभी कोई इस वीडियो को प्रॉपर्ली वॉच कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग जो है फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वायर गेज से। लेकिन उससे पहले जो है इसके पिछले वाले क्लास में जो मैं क्वेश्चन दिया था आप लोग को, एक तरह से जो असाइनमेंट कहिए, और आप लोग को कहा था कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसका आंसर चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में 50 था, द साइज ऑफ हैमर इज स्टेटेड बाय। जो साइज, जो हैमर का जो साइज होता है वो किस चीज़ से आप उसको आकलन करते हैं, किस चीज़ से स्टेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता, ये सभी कोई आंसर तो बहुत कोई ने लिखा था, उसी दिन ही लिख दिया था। तो चलिए इसका आंसर हम लोग क्या इसका करते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर हो जाएगा सी, मतलब वेट ऑफ द हैमर। हैमर के वेट से जो है हम लोग जो है साइज, हैमर का साइज पता करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 3-4 बार रिपीट हुआ है। अगस्त 2014 एनसीईआरटी में पूछा गया, फिर एनसीईआरटी 16 में भी पूछा गया, और 18 में भी पूछा गया था। आइए अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे, आज का जो टॉपिक है। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी है। इसके पहले वीडियो में मैं बताया था कि आप लोग का जो है कुछ कुछ स्टेट्स में जो है रिजल्ट आया हुआ है जहाँ के एग्ज़ाम्स हुए थे। तो अभी जहाँ एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वहाँ एग्ज़ाम समझिए एकदम 100% लिया जाएगा। ठीक है, भले ट्विटर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन एनसीईआरटी कुछ सुनेगा नहीं और एग्ज़ाम लेगा। इसलिए आप लोग, बेहतर होगा कि आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए और क्लासेस रेगुलरली कीजिए। मैं अपना क्लास जो हूँ 10 बजे लेता हूँ, तो 10 बजे आप लोग सभी जितने भी हैं सबको जुड़ जाइए। चाहे आप 18-20 के सेशन के बच्चे हों, चाहे 19-21 के हों, या फिर 20-22 के सेशन के बच्चे हों, या जिनका बैक लगा है सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, या फिर जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी ऐड हो सकते हैं। तो देखिए वायर गेज, अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि वायर गेज, गेज मतलब क्या होता है, एक ऐसा यंत्र, या फिर गेज मतलब होता है कि आपका जो एक तरह का टूल जिससे कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे ये हो गया हमारा वायर गेज हो गया। उस तरह से मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है, तो गेज जो होता है वो एक मेजरमेंट करने का एक टूल होता है, जिससे कि आप वैल्यूज़ को पता करते हैं, कितना mm है, कितना सेंटीमीटर है, ये सब चीज़ हम लोग पता करते हैं।
तो वायर गेज जनरली जो है वायर्स जो होते हैं, जो आपका सुपर इनामेल्ड वायर्स होते हैं। सुपर इनामेल्ड वायर मतलब जैसे कि कॉपर का जो प्योर वाला जो आपका जो कॉइल में जो उंड किया जाता है, कॉइल जो बनाया जाता है, वो सब वायर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन सब का, या फिर जीआई वायर हो गया, गैल्वेनाइज्ड स्टील, आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन जो आपका ये वायर्स हो गए, इन सब का, या फिर नॉर्मली आप जो घर में भी जो वायर्स यूज करते हैं उन सब का भी आप गेज नाप सकते हैं कि कितना डायमीटर का है। गेज मतलब क्या हुआ कि एक तरह से डायमीटर, वो जो आपका जो वायर है वो कितना डायमीटर का है, उसका व्यास कितना है उस वायर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आपका इंसुलेटेड वायर का जब हम लोग गेज नापते हैं कि कितना थिकनेस का है वो, तो हम लोग उसका इंसुलेशन पार्ट जो होता है, ऊपर का पीवीसी वाला जो पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद जो आपका मेटल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जो कंडक्टिव पार्ट है, उसको फिर हम लोग मेजर करते हैं। तो आप यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ जूम आउट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है आपका स्टैंडर्ड वायर गेज है, और इसमें जो है नंबरिंग जो किया हुआ है 0 1 2 3 4 इस तरह करके जो है आपका नंबरिंग किया गया है, ये गेज नंबर है। और फिर इस गेज नंबर के अकॉर्डिंग आपका एक चार्ट होता है, उस चार्ट में देखा जाता है कि ये मान लीजिए 1 है या 2 है या 3 आया, तो फिर वो कितना वैल्यू आएगा mm में, उसका एक चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है। उसका कन्वर्सन रहता है स्टैंडर्ड जो आपका गेज मेजरमेंट है 1 2 3 4 ये सब, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना mm होगा डायमीटर आपका वायर का, वो चीज़ उस चार्ट में आपको मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, समझिए इसको। देखिए यहाँ पे एक, जैसे ये वाला मैं आपको दिखाऊं 0 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, गैप है, यहाँ भी देखिए गैप है। तो क्या किया जाता है, वायर को, ठीक है, इसके अंदर से घुसाया जाता है, ठीक, वायर को इसके अंदर से जो है घुसाया जाता है, और फिर देखा जाता है कि कितना इसका थिकनेस है। अच्छा, जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कोई वायर हम ले लिए। अब आपको क्या करना है, जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो गड्ढा वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, उस वायर को इंसर्ट करना है, घुसाना है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि मतलब आपका जो वायर है वो ज़्यादा टाइटली आपको नहीं घुसाना है, या फिर ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, ठीक है। बस उसको, उसके बॉडी को, ये जो आपका जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, इस सर्कमफेरेंस को बस छुए, ठीक है, बस छुए, मतलब ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का हमको ख्याल रखना चाहिए जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए जब एक बार आपने वायर को इंसर्ट कर दिया उस गैप के अंदर, और फिर वो मतलब कि फ्री है, मतलब आप इजीली उसको बाहर भी निकाल सकते हैं और इजीली उसको अंदर भी डाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं। तो उस केस में उसके बाद हम लोग यहाँ मेजर करते हैं, चेक करते हैं कि ये वैल्यू कितना था। लाइक यदि 1 है या 2 है तो वो क्या हो जाएगा, आपका गेज नंबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे चार्ट में कि कितना थिकनेस आया। तो ये ही चीज़ कहलाता है क्या, आपका गेज, वायर गेज कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इससे हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं, इससे जो आपका जो वाइंडिंग जो करते हैं स्टार्टर में, ठीक है, या मोटर में, या फिर आपका जो है फैंस वगैरह का जो कॉइल में यदि जो वाइंडिंग करते हैं, तो जो उसका जो वायर्स होता है, ठीक है, जिसको कॉइल कहा जाता है, तो कॉइल का गेज नापने के काम में वो आता है, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है, ट्रांसफार्मर का जो कॉइल होता है, उसको भी जो है हम लोग इस वायर गेज से मेजर करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर पॉइंट में यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है, कि आपको जो है ये साइज़ नापने के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज के स्लॉट में चालक जो कंडक्टर है, जो वायर है, ना ज़्यादा ढीला रहे और ना ही ज़्यादा कसा हुआ प्रवेश करें। समझ में आया जो मैं समझा रहा था। अब इस पे जो है क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, इसलिए आप लोग को ये पॉइंट को दिमाग में रखना है। अब एक और पॉइंट क्या था, देखिए इसको भी देख लेते हैं। नंगे चालक का साइज़ स्टैंडर्ड वायर गेज से नापते समय चालक को केवल साफ़ कॉटन से साफ़ करना चाहिए, ठीक है। अब जब आप वायर को जब मेज़र कीजिएगा, इस गेज जब मेज़र कीजिएगा, तो एक बार उसको जो है साफ़ कॉटन से एक बार उसको पोंछ लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन मैं करा दिया। अब आते हैं हम लोग पुली पुलर पे, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर जो है ये एक टूल है जो जिसका कि बहुत ही यूज़ आता है जब आप मोटर को खोलते हैं या फिर जब मोटर को आप लगाते हैं, उस टाइम भी इसका यूज आता है। जनरली जो है मोटर जब खोलते हैं तो बॉल बियरिंग्स जो होता है मोटर के अंदर, ठीक है, एक्सल में जो आपका बॉल बियरिंग लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उस बॉल बियरिंग को पुल करने के लिए, निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए इस
जो है पुली पुलर का यूज किया जाता है। देखिए आप देख लीजिए इसको अच्छे से। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो है पहला इसमें पॉइंट है कि ये जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। उसमें फिर इसमें 3 एडजस्टेबल लेग्स होते हैं। ये क्या है आपका, देखिए ये लेग हो गया, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, अंदर वाला जो है थर्ड लेग। ठीक है, ये एडजस्ट कर सकते हैं इसको आप, मतलब इसको आप फैला सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे नट बोल्ट दिया हो रहता है यहाँ पे, ठीक है, उस साइड भी है, तो उसको आप कस सकते हैं। इस जगह से भी आप इसको लूज और टाइट कर सकते हैं। तो अपना जो आपका बॉल बियरिंग है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और फिर पुली पे अप्लाई करके जो है आप बॉल बेयरिंग या फिर पुली को आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, और इस पुली पुलर का भी सिलेक्शन होता है पुली के हिसाब से। यदि बड़ी पुली है, बड़ा बॉल बेयरिंग है या फिर पुली है, तो उस केस में हम लोग जो है आपका पुली पुलर का सिलेक्शन उसी के हिसाब से करेंगे, चुनाव उसी तरह से किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं बताया ही कि जो इसका यूज क्या है कि पुली को शाफ्ट से, मशीन के शाफ्ट से बाहर निकालने के काम में पुली पुलर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर समझिए, माइक्रोमीटर आप लोग, बहुत लोग जो है नया चीज़ होगा आप लोग के लिए, तो इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझिए। देखिए माइक्रोमीटर जो होता है ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ, देखिए देखिए, ठीक है, ये क्या होता है सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इससे जो है आप बहुत ही कम वैल्यू वाला मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आमतौर पे हम यदि बात करें स्केल का, आपका जो रूलर होता है, स्टील रूलर जो होता है, उसमें मिनिमम आप जो वैल्यू नाप सकते हैं, कितना नाप सकते हैं बताइए सभी, कोई कमेंट सेक्शन बताइए। जो स्केल होता है, जो आप प्रायः जो घर में यूज करते हैं, तो जो स्टील रूलर होता है, इसको हम लोग अपना ट्रेड के भाषा में बोलते हैं स्टील रूलर, तो उसमें जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट मतलब जैसे कि आप मिनिमम जो मेजरमेंट ले सकते हैं वो कितना होता है, कितना होता है 1 mm। आप कितना ले सकते हैं उससे, मिनिमम 1 mm तक आप वैल्यू मेजर कर सकते हैं, सबसे कम। ठीक, तो उसी तरह से जो ये माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर जो है सूक्ष्म मापी यंत्र होता है, और ये कितना वैल्यू मेजर कर सकता है। यदि हम लिस्ट काउंट की बात करें जी कि कितना कम तक ये मेजर कर सकता है, तो वो वैल्यू है, थोड़ा आप चौंक जाइएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है आपका 0.01 mm तक ये मेजर कर सकता है। 0.01, मैं लिख भी दूँ यहाँ पे, 0.01 mm तक, इतने कम थिकनेस को भी ये माइक्रोमीटर क्या करता है, मेज़र करता है। ठीक है, अच्छा, कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 mm का 100वां भाग, 1 mm का 100वां भाग जो है ये माइक्रोमीटर मेजर कर सकता है। ठीक, अच्छा, इससे क्या क्या मेजर किया जाता है, इससे जो है आपका सुपर इनेमल वायर जो होते हैं, जो सुपर इनेमल वायर मतलब वही कॉपर का इनेमल वायर, जिसको या फिर कॉइल, जिसको कि हम लोग फैंस में या फिर कॉइल्स में क्या करते हैं, ओंड करते हैं, कॉइल बांधते हैं। ठीक है, तो उन वायर्स का जो है डायमीटर इससे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, कितना थिकनेस है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, और जो आपका वायर गेज था उससे भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मगर इस वाले टूल से भी आप जो है गेज निकाल सकते हैं सुपर इनेमल वायर का। और इसका उपयोग क्या है, देखिए उसका है, वायर गेज का है सिर्फ कि आप वायर ही उससे आप मेजर कर पाइएगा। ठीक है, वायर का ही सिर्फ थिकनेस आप मेजर कर पाइएगा। लेकिन ये जो आपका माइक्रोमीटर होता है, इससे आप सीट का जो है थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए पतला सा चादर है, ठीक है, पतला सा चदरा है टीना का या फिर जो है आपका इसका है, तो उस केस में हम लोग जो है इसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उस पतले से चदरा का भी हम लोग थिकनेस हम लोग ले सकते हैं, मेजरमेंट उसका ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आता है। या फिर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक आपका सीट बताया मैं, फिर आपका जो आपका रड होता है, ठीक है, उन सब को भी आप इससे मेजर कर सकते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या बताया मैं कि ये सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम वैल्यू को भी ये मेजर कर सकता है। इसके द्वारा अत्यधिक सूक्ष्म मापों को मापा जा सकता है, बहुत ही मिनिमम जो वैल्यू है उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम किसी भी माप को कम से कम मैट्रिक पद्धति में 0.01 mm और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच तक
माप सकते हैं। ठीक है, तो आपका मैट्रिक प्रणाली में कितना मेजर कर सकते हैं 0.01 mm और ब्रिटिश में कितना कर सकते हैं 0.001 इंच तक। ठीक है, तो देखिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपसे जो है पूछा जा सकता है कि लिस्ट काउंट कितना होता है माइक्रोमीटर का। लिस्ट काउंट मतलब बताया कि जो मिनिमम वैल्यू जो मेजर करेगा तो कितना होगा 0.01 mm। ये जो है इसका डायग्राम है जिसमें कि थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिए। ये थिम्बल होता है, ठीक है, ये थिम्बल होता है जो कि रोटेट किया जाता है। थिम्बल को आप जैसे लूज कीजिएगा तो ये वाला जो आपका स्पिंडल है, ये वाला पार्ट ये पीछे जाएगा। ठीक है, जैसे इसको लूज कीजिएगा तो ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला पार्ट जो है एनविल है, एनविल। अब एनविल और स्पिंडल जो है, ये स्पिंडल जो था दोनों फेस टू फेस रहता है। जब आप स्पिंडल को घुमाइएगा, लूज कीजिएगा तो आपका स्पिंडल पीछे जाएगा। फिर उसमें आप कुछ भी चीज़ मेजर करना है, लाइक रड मेजर करना है या फिर सीट मेजर करना है या फिर पेपर का भी थिकनेस यदि आपको मेजर करना है तो इसमें आप मेजर कर सकते हैं। या फिर वायर का जो है गेज निकालना है या फिर डायमीटर निकालना है, थिकनेस निकालना है, तो आप इस जगह रखिए। और फिर इस जो आपका थिम्बल है, थिम्बल या फिर जो है नर्ल ग्रिप जो है, ये वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, कसते हैं। ठीक है, लूज कर लिए, उसको घुसा दिए वहाँ पे एनविल के पास, उसको कसते हैं। ठीक, तो थिम्बल जब आप टाइट कीजिएगा तो क्या होगा, स्पिंडल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और एनविल से जाके छुएगा। लेकिन बीच में तो आप ऑब्जेक्ट दे दिए हैं तो क्या होगा, ये इसको जाके टच करेगा। अब क्या करना है, जैसे ही जैसे टच किया आपको अब छोड़ देना है। ठीक, ये नहीं कि टाइट कर रहे हैं पूरा, जैसे ही वहाँ पर जाके टच किया उसके बाद हम लोग रैचेट जो यहाँ पीछे में है, ठीक है, रैचेट को फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके टाइट करते हैं। वो क्या हुआ कि वो मतलब बस संपर्क एक बनाता है वो ऑब्जेक्ट के साथ जो जिसको आप मेजर कर रहे हैं, उसके बाद बस टच में रहता है, बस टच में। ऐसा नहीं कि उसको टाइट कर दिया पूरा या फिर बहुत लूज़ कर दिया, नहीं। जैसे वो वाले केस में जो अभी मैं पढ़ा रहा था, इसके प्रीवियस वाले पार्ट में जो मैं आपको बता रहा था कि उसमें भी क्या कर रहे थे हम लोग, उसमें भी हम लोग इस तरह से कर रहे थे कि वो बस जैसे वायर गेज में कि बस उसको छुए, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा लूज़ हो। तो इसमें भी यही सेम कंडीशन अप्लाई होता है, बस उसके जो भी मेजर कर रहे हैं उसके सरफेस को बस छुए, बस टच कर दे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपका रीडिंग्स होता है, रीडिंग्स को हम लोग मार्क करते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन लगा कर फिर हम लोग थिकनेस को काउंट कर लेते हैं या मेजर कर लेते हैं। तो ये पूरा माइक्रोमीटर का कंसेप्ट था, आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आपको 2-4 बात इसमें याद करने वाली है कि इसका लिस्ट काउंट जो है आपको याद रखना है 0.01 होता है। और फिर ये जो है सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। ठीक है, 1/100th वैल्यू ऑफ 1 mm का वैल्यू होता है। इससे हम लोग सुपर इनेमल वायर का थिकनेस नापते हैं या सीट जो होता है सीट का थिकनेस भी हम लोग इससे मेजर करते हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग सोल्डरिंग आयरन का। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन जो है एक तरह से कहिए कि इलेक्ट्रिशियन के लिए समझिए कि एक तरह से मेजर कंपोनेंट्स है, जिसमें कि चाहे इलेक्ट्रिशियन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जो आपका जो टीवी वगैरह जो ठीक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो ठीक करते हैं, उन लोग के लिए भी जो ये एक तरह से मतलब बहुत ही उपयोगी टूल्स माना जाता है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊँ। बहुत लोग इसमें से देखे भी होंगे कि ये क्या कहलाता है, आपका सोल्डरिंग आयरन कहलाता है। ठीक है, ये आपका सोल्डरिंग आयरन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये आपका सोल्डरिंग वायर कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, सोल्डरिंग पेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, देखिए इसका जो काम होता है, सोल्डरिंग आयरन का क्या काम है। सोल्डरिंग आयरन का जो काम होता है वो वायर्स का, जब हम लोग वायर को जब मोड़ते हैं, ठीक है, जब हम लोग उसमें एक गिट्ठा लगाते हैं या फिर कहिए कि जब जॉइंट करते हैं तो उसके बाद सोल्डरिंग कर दिया जाता है, ताकि जो है वो जो जॉइंट है वो अच्छे से पक्का हो जाए। मतलब वो जॉइंट जो है अच्छे से प्रॉपरली क्या हो जाए, बिल्कुल ही सही ढंग से फिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ। ठीक, या फिर बोर्ड है, बोर्ड, ठीक है, बोर्ड में किसी वायर को जॉइंट करना है तो उस केस में भी हम लोग सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सोल्डरिंग किसको कहा जाता है, सोल्डरिंग का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए 2 या 2 से अधिक धातु के पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक धातु के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक, धातु के पार्ट्स लाइक जैसे कि आपका कॉपर वायर,
धातु हो गया, दो मतलब आपका पार्ट हो गया, ठीक है, धातु का पार्ट हो गया। अब उन दोनों को यदि आप कनेक्शन कीजिएगा, जोड़िएगा, तो क्या चीज़ का इस्तेमाल करना होगा? सोल्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? सोल्डरिंग कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इम्पॉर्टेंट सब पॉइंट क्या क्या है। इस जो सोल्डरिंग आयरन होता है इसमें आपका एक निक्रोम का, ठीक है, इस पॉइंट पे निक्रोम एलिमेंट लगा हुआ होता है, ठीक है, इस जगह पे आपका निक्रोम एलिमेंट होता है। अब निक्रोम होता क्या है? निकेल और क्रोमियम का एलॉय को हम लोग निक्रोम कहते हैं, ठीक है। अब ये हीटिंग एलिमेंट्स के कैटेगरी में आता है। मतलब इसका काम क्या है कि हीट को डेवलप करना, ठीक है। जैसे कि हीटर जो आपका, या फिर आपका जो वाटर हीटर होता है, इमर्सन रड इसको कहते हैं, ठीक है, उसमें भी निक्रोम एलिमेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि वो हीट होता है। जैसे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, वो हीट होता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स के तौर पर निक्रोम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन इसे बहुत सारा आता है कि हीटिंग एलिमेंट के तौर पे कौन सा एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? निक्रोम एलॉय। अच्छा, अब इसका जो आगे का जो टिप होता है, ठीक है, इस जो आपका सोल्डरिंग आयरन है, इसका आगे का जो टिप है, ये वाला पार्ट जो है, ये कॉपर का बिट उसमें लगा हुआ होता है आगे में, ठीक है, कॉपर का बिट इसमें लगा दिया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है ये वाला एक यहाँ पे लॉकिंग है, ये वाला, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये कॉपर का बिट है, ठीक है, देख लीजिए आप। और इसका जो रेटिंग होता है ये कितने मतलब कितने पावर का आपको मार्केट में मिल जाएगा? तो 65 वाट का मिलेगा, फिर 100 वाट का मिल जाएगा, और 1250 वाट का आपको सोल्डरिंग आयरन मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए जब सोल्डरिंग प्रोसेस आप करते हैं तो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये जो है आपका सोल्डरिंग वायर है, ये जो है टाँका देने के काम में आता है। और जो है आपका जैसे दो वायर को आप कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये आपका जो सोल्डरिंग वायर है वो इस पे आपका सोल्डरिंग आयरन से लिया जाता है, मतलब उसको गला दिया जाता है, और फिर जहाँ जॉइंट है वहाँ पे चिपका दिया जाता है, या फिर कहिए कि वहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया जाता है, ठीक है। अब सोल्डरिंग वायर जो था, सोल्डरिंग वायर, अब ये किस चीज़ का बना होता है वो पिछले क्लास में मैं बताया था इसके बारे में, ठीक है। सोल्डर्स आर मेड अप ऑफ, तो बताए थे हम टिन और लीड का, बताए थे कि उन दोनों के कंपोजिशन से बनता है, मतलब टिन और लीड के अलॉय से सोल्डरिंग वायर बनाया जाता है। तो टिन 60% और लीड जो है 40% होता है, ठीक। अब एक और पार्ट है, देखिए ये जो है फ्लक्स, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं क्या? सोल्डरिंग पेस्ट। अब ये क्या होता है कि जो सोल्डरिंग आपका वायर है वो जब पिघलता है तो वो चिपक नहीं जाए, ठीक है, तो उसको थोड़ा फ्री करने के लिए, या फिर जैसे हम लोग यदि जॉइंट है, जॉइंट को यदि अलग करना है तो इस सोल्डरिंग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जॉइंट को यदि जॉइंट हुआ है और उसको अलग भी करना चाहते हैं आप, जैसे जॉइंट तो मान लीजिए आप जॉइंट करने के लिए सोल्डरिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो जॉइंट को हटाने के लिए भी तो इसी का यूज़ करना होगा, गलाइएगा तभी तो इस सोल्डरिंग पेस्ट जो है उस टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए, जिसमें से कि पहला पॉइंट है सोल्डरिंग प्रोसेस या सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होना चाहिए। अब एक बात का आपको बेशक ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम लोग जिस चीज़ को जोड़ रहे हैं, ठीक है, जिस धातु को हम लोग जोड़ रहे हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जो है आपका इसका सोल्डरिंग आयरन से कम होना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन का है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका सोल्डरिंग वायर है उससे वैल्यू उसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब आप सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल कीजिएगा उस धातु पे तो वो धातु ही गल जाएगा, है ना। तो सोल्डरिंग आप कैसे कीजिएगा? वो धातु ही गल के ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका सोल्डरिंग प्रोसेस जो है या सोल्डरिंग प्रक्रिया जो है ऐसे ही धातुओं पर करते हैं हम लोग जिसका कि गलनांक सोल्डरिंग आयरन से अधिक होता है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट है सोल्डर द्वारा लगाया गया जोड़ मजबूत होना चाहिए। अब सोल्डर से जो हम लोग जोड़ लगाते हैं, ठीक, वही जो सोल्डर था आपका जो सोल्डरिंग वायर से जो गला करके जो उसमें ये किया जाता है, जॉइंट बनाया जाता है, उसका जो जोड़ होना चाहिए एकदम अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जैसे तैसे कर दिए तो नहीं होगा, चलिए फिर वो खुल जाता है ना। उसके बाद देखिए सोल्डर धातु की सतह पर
आसानी से फैलने वाला होना चाहिए। अब जो शोल्डर है वो धातु जिसको आप ज्वाइंट कर रहे हैं तो उसमें फैलेगा ही नहीं है, एक जगह रहेगा, तो फिर आप ज्वाइंट नहीं कर पाएगा। तो शोल्डर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं बताया, शोल्डर प्रॉपर जो कंपोजिशन है अलॉय का वो आपका 60% टिन और 40% लेड होना चाहिए, तो वो प्रॉपर अच्छा शोल्डर माना जाता है, ठीक है, या शोल्डर वायर। देखिए लास्ट पॉइंट है, जोड़े जाने वाली धातुएं एक दूसरे से अच्छी प्रकार जुड़ जानी चाहिए। और इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अच्छे से दोनों धातुएं जिसको आप जोड़ रहे हैं वो इजीली या फिर अच्छे से वो दोनों जुड़ी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है सेंटर पंच। अब सेंटर पंच जो है एक आपका जो फीटर वर्क्स जो होता है, फीटर के लोग जो होते हैं वो इसका प्रायः बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो है एक पंच क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा पहले तो आप देखिए समझिए इसको फिगर से, फिगर देख के भी बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ देखिए आगे का जो ये पॉइंट है, ये आगे का जो पॉइंट है यही यहाँ से क्या किया जाता है, मार्किंग किया जाता है, ठीक है। जो भी आपका जॉब है उस पर हम लोग इससे सेंटर पंच से क्या करते हैं, मार्क करते हैं। जैसे कि देखिए इसका काम क्या है, जो आयरन का जो जॉब होता है, आयरन का जो जॉब है, ठीक है, उस पर हम लोग मार्किंग के लिए इस सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। या अदर मेटल लाइक कॉपर वगैरह का भी जो यदि जॉब होगा, तो एल्युमिनियम का जॉब हो, तो उसमें भी हम लोग सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब देखिए यदि मान लिया जाए कि ड्रिल आपको करना है किसी, ठीक है, यदि आपको ड्रिल करना है, जैसे मान लिया जाए एक हम मेटल सीट ले लिए, ठीक। अब उसमें हम एक ऑक्टागन शेप का हम लोग एक जॉब बनाना चाहते हैं या काटना चाहते हैं ऑक्टागन हिस्से का। तो क्या कीजिएगा, पहले तो आप सेंटर पंच जो है, ठीक है, इस सेंटर पंच से क्या कीजिएगा, उसमें मार्किंग कीजिएगा, ठीक है, ऑक्टागन शेप में मार्किंग कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर हम लोग कटिंग करेंगे। या फिर मान लीजिए आपको ड्रिलिंग करना है, सर्कुलर रीजन में आपको एक वृत्ताकार शेप एक मेटल का हटाना है, तो क्या कीजिएगा, आप पहले जो है उस आयरन के जॉब में इस सेंटर पंच से आप डॉट 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 करके पंचिंग कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक अनुमान रहेगा कि हाँ ये वाला पार्ट को हटाना है, ठीक। तो यही है हमारा क्या, सेंटर पंच। आइए देखिए सीजर, ठीक है, कैंची, ये आप लोग सभी लोग इससे परिचित हैं और ये जो है आपका इलेक्ट्रिशियन लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस पर ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए इसका यूज कहाँ आता है। यदि इलेक्ट्रिशियन में बोलें तो कहाँ यूज आता है, मोटर का जो वाइंडिंग होता है, ठीक है, मोटर का जो वाइंडिंग करते हैं उस टाइम हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, मोटर के वाइंडिंग के टाइम। अब क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिए लेथेराइट पेपर होता है या थ्रेड जो होता है, उसको कटिंग करते वक्त जो हम लोग सीजर का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखेंगे कि मोटर का जो कॉइल होता है उसको बांधा जाता है, किसी एक थ्रेड के जरिए बांधा जाता है, और पेपर जो होता है लेथेराइट पेपर जो है उसको बीच बीच में दिया जाता है ताकि कॉइल जो है शॉर्ट नहीं करे, ठीक है, बीच में खांचे में डाला जाता है, स्लॉट्स में घुसाया जाता है, ठीक है। तो उस पेपर को जो कटिंग कीजिएगा तो इस सीजर से ही किया जाता है। और जो कॉइल को जो बांधते हैं, थ्रेडिंग जो करते हैं, वो भी जो है हम लोग थ्रेडिंग करते हैं। तो अब लंबा सा थ्रेड है तो कटिंग कैसे कीजिएगा, सीजर से कीजिएगा, ठीक है। और जो इसका जो दर्जी लोग हैं प्रायः जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्लोथ्स जो है, क्लोथ्स को काटने में, ठीक है, या फिर कॉटन टेप्स जो होते हैं उसको भी कटिंग के पर्पज़ से हम लोग सीजर का इस्तेमाल करते हैं। आइए फेस टेस्टर। और फेस टेस्टर जो है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही मतलब कि यूज़फुल टूल हम लोग कहेंगे कि होता है, ठीक। फेस टेस्टर या लाइन टेस्टर जो होता है तो क्या होता है, देखिए आप लोग के सभी के घर में होगा भी ये, तो इसको पहले मैं आप लोग को दिखा दूं और इसका जो पार्ट्स है उसको मैं समझा दूं। देखिए आप लोग सब कुछ देखे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या क्या होता है वो बहुत लोग आप लोग नहीं देखे होंगे। तो देखिए ये जो आपको फिगर आपको जो दिखाया जा रहा है, ये पूरा खोल करके अंदर के पार्ट्स को भी यहाँ पे अच्छे से बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो है हमारा, पहले यहाँ समझते हैं, ये मेटेलिक रड है, ठीक है, यहाँ तक मेटेलिक रड रहता है, यहाँ तक, ठीक है, इस पार्ट तक, यहाँ तक मेटेलिक रड रहता है अंदर में, ठीक, ओके। इसको हम लोग स्टेम भी कहते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। और मेटेलिक रड तो आपको मैं बताया यहाँ तक अंदर तक रहता है। ऊपर में जो है ये रेड वाला जो पार्ट था यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा था, ये रेड वाला, ये क्या था, इंसुलेटेड जो है, इसको कर दिया गया था पीवीसी या प्लास्टिक का, इसमें केपिंग कर दिया गया है या फिर इसको कवर से दे दिया गया है ताकि वहाँ पे फिंगर अगर टच हो तो करंट आपको नहीं लगे, है ना। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि मेटेलिक रड जो है करीब करीब यहाँ तक अंदर जो है गया हुआ रहता है। अब वो मेटेलिक रड के साथ
जो फर्स्ट में जो कनेक्शन जिसका रहता है वो देखिए ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है इतना छोटा सा एक रेजिस्टेंस होता है आगे। इस रेजिस्टेंस से ही लगा हुआ एक इसमें जो है आपका नियॉन लैंप लगा हुआ रहता है। नियॉन लैंप आप लोग के घर में जो इंडिकेटर्स जो होता है, इंडिकेटर जो जलता है रेड रेड, वो उसी को कहते हैं नियॉन लैंप। तो ये वाला पार्ट जो है आपका नियॉन लैंप का है, ठीक। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस के साथ एक नियॉन लैंप को कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर नियॉन लैंप का जो अनदर एंड है, ठीक है, कोई भी बल्ब होता है या फिर लैंप होता है उसका दो एंड होता है, प्लस और माइनस। तो मान के चलिए कि ये जो आपका नियॉन लैंप का एक एंड था, ऐसे समझिए इसको, ये आपका मेटेलिक रड हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया गया इस तरह से, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है लैंप या फिर नियॉन लैंप जो ऐसे कनेक्शन कर दिया गया, देन आगे बढ़ा इस तरह से, फिर स्प्रिंग के जरिए इस तरह से लास्ट में जा कर के ये वाला जो पार्ट है पीछे का जो आपका मेटेलिक टच स्क्रू है उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका पार्ट नियॉन लैंप हो गया। नियॉन लैंप का जो एंड हुआ इस स्प्रिंग के साथ टच होता है और स्प्रिंग जो है आपका ये वाले पार्ट के साथ टच होता है, ठीक है। स्प्रिंग का जो एंड होता है वो इस वाले के साथ टच होता है और ये जो मेटल है ये आपके फिंगर से पीछे से टच होता है। जब तक आप फिंगर पीछे नहीं सटाइएगा तब तक ये नियॉन लैंप नहीं जलेगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा आपका जो है जो डायग्राम था कैसे क्या है अंदर का पार्ट्स, मैं आपको सारा कंस्ट्रक्शन समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ से होता ये काम कैसे करता है, देखिए जब पहले तो इसको हटा दे, सब क्लियर कर दें। हाँ देखिए जब आप सॉकेट में टेस्टर को फेस टेस्टर को डालते हैं, ये वाला एंड को आप अंदर डालें सॉकेट के अंदर, तो क्या होगा, जो सॉकेट में जो लाइन है या फिर जो पावर है या फिर आपका जो सप्लाई है इधर से एंटर करेगा, इधर से होता हुआ रेजिस्टेंस में जाएगा, रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसके बाद फिर नियॉन लैंप क्या होगा, जलेगा। लेकिन कब जलेगा, जब इधर से कंटिन्यूटी बनते हुए इधर से आपके हाथ से उसका कनेक्शन पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद ये ग्लो करेगा, जलेगा और आपको लगेगा कि हाँ आप देख पाइएगा कि रेड जल रहा है, इसका मतलब बोर्ड में हमारा सप्लाई आ रहा है या फिर वायर में सप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये सारा कुछ समझ में आ गया। अच्छा, और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है ताकि जो अंदर यदि जलेगा तो आपको बेहतर ढंग से दिख पाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसमें कुछ यदि पॉइंट्स दिया है उसको देख लेते हैं। इसका काम क्या होता है, वायरिंग में सप्लाई चेक करने का या फिर बोर्ड में लाइन आ रहा है कि नहीं, सप्लाई आ रहा है कि नहीं, उसको चेक करते हैं, ठीक है। और तमाम तरह का बिजली का जितना काम है जहाँ की सप्लाई को चेक करना है कि है कि नहीं, आपका लाइन है कि नहीं, तो उस केस में हम लोग इस फेज टेस्टर का यूज करते हैं, ठीक। इसको हम लोग और दूसरी भाषा में और क्या बोलते हैं, नियॉन साइन टेस्टर भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, नियॉन साइन टेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इसका जो फ्रंट जो पार्ट है, ये देखिए ये वाला जो फ्रंट पार्ट जो है, ये स्क्रू ड्राइवर का जो पार्ट होता है उसी जैसा ये वाला पार्ट भी होता है। तो फ्रंट पार्ट जो है स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है। और दूसरी चीज़ है कि जो आपका ये फेज टेस्टर जो है 500 वोल्ट के नीचे ग्रेडिंग वाले का वो यूज नहीं करना चाहिए। यदि 500 वोल्ट से नीचे का ग्रेडिंग का है वो, मतलब 500 वोल्ट के नीचे का यदि आपका पास यदि फेज टेस्टर है तो उसका आप इस्तेमाल नहीं कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या हो सकता है कि यदि कम वोल्टेज वाला आपके पास फेज टेस्टर होगा तो हो सकता है कि सप्लाई यदि थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो सकता है कि शॉर्ट हो जाएगा या अंदर का पार्ट जो है जल जाएगा। और आपको भी हो सकता है कि शॉर्ट होने के कारण रेजिस्टेंस यदि शॉर्ट हो गया, गल के यदि शॉर्ट हो गया तो डायरेक्ट जो है करंट इधर से फ्लो होता हुआ आपके फिंगर में लगेगा और फिर पूरे बॉडी में आपका आ जाएगा करंट और फिर आपको करंट लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसके 500 वोल्ट से नीचे का जो ग्रेड वाला है, रेटिंग वाला है, उसका यूज नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है लगभग ये सारे थ्योरीज़ को हम लोग देख लिए हैं। अब इस पे जो बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और फिर ये चैप्टर को हम लोग कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग को जितनी भी समस्याएं यदि हो रही हैं तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और चैप्टर्स जो है बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं और इसके पहले वाला भी जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ था वो भी बहुत अच्छा था, तो उसको उन सब चैप्टर्स को भी आप पढ़िए। और वीडियोस भी है मेरे प्लेलिस्ट में, उसको भी जाके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में यदि जाना है तो वो सब भी मिल जाएगा। फिर जो है मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कीजिए,
जैसे कि आपको जॉब से रिलेटेड या फिर अदर डीजीटी या फिर एनसीपीटी का कुछ यदि नोटिस वगैरह आता है तो वो सब भी वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। अप्रेंटिस वगैरह का भी रिलेटेड वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप उन सब में भी जुड़िए। और फेसबुक में भी मेरा ग्रुप है, वहाँ पे भी जा कर के आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन सभी तरह के मिल जाएंगे। चलिए, सारा कुछ आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, आप क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टिथ ऑफ हैक्सॉ ब्लेड आर कॉल्ड एज। देखिए यहाँ पे इसको बड़ा करें तो आप लोगों को बेहतर ढंग से दिखेगा। देखिए ये जो है हैक्सॉ ब्लेड का क्या है, दांत है, ये सब ऐसे ऐसे जो देख रहे हैं सब क्या है, दांत है। तो दो दांत के बीच, एक दांत ये हो गया, एक दांत ये हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो जो दूरी है, ठीक है, या बोले कि इन दोनों के बीच का गैप है, ठीक, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है बताइए, सबको आंसर बताइए इसका। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं प्रीवियस वाले क्लास में बताया था, जिसमें कि हम बताए थे पिच ऑफ वुड स्क्रू के बारे में बताए थे, पिच ऑफ वुड स्क्रू, जिसमें क्या बोल रहे थे कि दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, जो गैप होता है, वही क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। तो इसमें इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, पिच ऑफ द ब्लेड कहलाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन 52 क्या कहता है, वाइल इंसर्टिंग ए बेयर कंडक्टर इन द नॉच ऑफ द स्टैंडर्ड वायर गेज फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ द कंडक्टर इट, ठीक है, कह रहा है कि जब हम लोग कोई बेयर कंडक्टर या फिर हम लोग जो है नेकेड कंडक्टर को जब हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज से जब मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज से जब मेजरमेंट करते हैं, तो ताकि उसका जो है साइज़ पता कर सकें, हम लोग कंडक्टर का साइज़ पता कर सकें, तो उसके लिए हम लोग को वायर जो है उसको किस तरह से इंसर्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इस पर मैं डिस्कस भी किया हूँ अच्छे से। शुड बी टाइट इन द नॉच, टाइट होना चाहिए नॉच के अंदर, या फिर शुड बी लूज इन द नॉच, लूज होना चाहिए, या फिर मे बी आइदर लूज और टाइट, मतलब कह रहा है कि या तो लूज कर दीजिए या तो टाइट कर दीजिए। और लास्ट ऑप्शन है शुड बी नाइदर लूज और टाइट, मतलब ना ही लूज ज़्यादा हो और ना ही टाइट ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं बताया था कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब ना ही लूज ज़्यादा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, विच पिच ऑफ हैक्सॉ ब्लेड इज सुटेबल टू कट द सीट मेटल। अब सीट मेटल को काटने के लिए, ठीक है, ये आपका जो हैक्सॉ ब्लेड है, ये आपका, ठीक है, ये हैक्सॉ ब्लेड है, तो सीट मेटल को काटने के लिए कौन सा पिच जो है यूजफुल होता है और अच्छा माना जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा 32 TPI, ठीक है, 32 TPI। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 54 पे हम लोग देखिए, विच टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज़ यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। अब क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रीशियनों के द्वारा जो है किस तरह का स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर मैं पिछली क्लास में बताया था, स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, किस तरह का होता है, क्रैंक्ड स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताया था, ठीक है, तो क्रैंक्ड स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू ड्राइवर इन सब के बारे में बताया था। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा जो है प्रायः कौन सा स्क्रू ड्राइवर का जनरली यूज किया जाता है। तो इसका आंसर ध्यान में आप लोग रखिए, लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है, हेवी ड्यूटी नहीं यूज किया जाता है। हेवी ड्यूटी मतलब थोड़ा बड़ा टाइप का, बड़ा होता है, जो कि आपका 200 mm तक का लेंथ का कहलाता है, हेवी ड्यूटी वाला कहलाता है। लाइट ड्यूटी जो है आपका 10 to 15 सेंटीमीटर वाला लाइट ड्यूटी हो गया। चलिए अब इसका आंसर क्या हो गया, बी। देन 55 नंबर देखिए, हैक्सॉ ब्लेड आर मेड अप ऑफ। तो हैक्सॉ ब्लेड जो है किस चीज़ का बना होता है, कौन से धातु का, किस मेटल का बनाया जाता है हैक्सॉ ब्लेड। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको मैं बताया भी हूँ इसका क्या होगा आंसर, और लगभग मान के चलिए जितने भी फिटर में जो उपकरण होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, वो जनरली, ठीक है, सभी नहीं, जनरली आपका हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का होता है। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो लेकिन इसका जो है आपका हैक्सॉ ब्लेड जो होता है हाई स्पीड स्टील का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज शोन इन द फिगर। हाफ लैप,
ठीक है। देखिए ये क्या होता, ये आपका पूरा रहता तो फुल लैप, इधर से भी आधा इसका हो रहा है, इसका भी आधा हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ये हाफ लैप हो गया, आधा। ठीक, तो ये कह रहा है कि कौन सा टाइप का है ये, तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, क्रॉस टाइप का दिख रहा है ना, क्रॉस, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या, क्रॉस लैप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बेहद आसान है, आप लोग सभी कोई इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। बोला गया है कि ये जो फिगर है 57 में, इसमें ए जो ए पॉइंट है, ए ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसका नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो बताइए सब कोई। मैं बताया था अभी जो पढ़ा रहा था फेस जेस्चर के बारे में, तो उसमें बोला था कि ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम भी कहते हैं, ठीक है। मेटालिक पार्ट जो यहाँ होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। चलिए ये फेस जेस्चर का पिक्चर है। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 58। द मोर्टाइज गेज इज अ, मोर्टाइज गेज जो होता है वो क्या होता है, स्ट्राइकिंग टूल होता है, प्लानिंग टूल होता है, बोरिंग टूल होता है, या फिर मार्किंग टूल होता है, ठीक है। तो मोर्टाइज गेज पहले तो आपको दिखा दें कि मोर्टाइज टूल जो होता है, मोर्टाइज गेज वो होता है किस तरह का, क्या होता है। देखिए ये हो गया आपका मोर्टाइज गेज हो गया, ओके। अब इससे जो है मार्किंग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बढ़ई वगैरह जो होते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक। इसमें देखिए एक नीचे वाला जो पिन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पिन है, और ऊपर का जो ये दोनों है ये क्या है आपका, पिन फॉर मोर्टाइज मार्किंग। अब ये नीचे का जो पिन आपको दिख रहा है ना, ये नीचे वाला, इसी से जो है हम लोग, मान लीजिए वुडन मटेरियल है, ठीक है, लकड़ी का कुछ पार्ट है, उसमें मार्किंग करना है, एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये इस स्टेम में फ्लेक्सिबल होता है, आगे पीछे इधर उधर जा सकता है, ठीक है। ये वाला जिस लोकेशन पे आपको रखना है मार्किंग के लिए, उस जगह यहाँ पे फैंस लॉकिंग स्क्रू को कस दिया जाता है, ठीक। मान लिया जाए एक टेबल है, टेबल के किनारे में इसको आप सटा दिए, और यदि आपको टेबल से 5 सेंटीमीटर आगे आपको मार्किंग करना है लंबा यहाँ से वहाँ तक, तो क्या कीजिएगा, ये वाला पार्ट को टेबल का एज में सटा दिए, किनारे सटा दिए, ठीक है। और फिर ये वाले जो पिन है, इस पिन से 5 सेंटीमीटर आगे लेकर के पूरा यहाँ से वहाँ तक ऐसे रगड़ दिया जाएगा। जो ऐसे ही जब उसको मूव कराइएगा, आगे बढ़ाइएगा, तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का लाइन पूरा यहाँ से वहाँ तक खिंचाया जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, मोर्टाइज गेज। तो ये किस काम में आता है, स्ट्राइकिंग टूल तो नहीं होगा, प्लानिंग टूल नहीं होगा, बोरिंग टूल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मार्किंग टूल। मैं बताया अभी कि मार्क करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्किंग टूल, ठीक है। चलिए इसमें और कुछ क्वेश्चन रह गया है, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आज के क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, टू मेजर द थिकनेस ऑफ पेज ऑफ बुक टूल यूज्ड। कह रहा है कि बुक का जो पेज होता है, ठीक है, बुक के पेज का थिकनेस नापने के लिए कौन से टूल का यूज़ कीजिएगा आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोचिए थोड़ा। देखिए मेजरिंग टेप क्या होता है, मेजरिंग टेप जो फीता होता है उससे आप नाप पाइएगा एक पन्ना का थिकनेस, एक पन्ना का मोटाई आप नाप पाइएगा, नहीं नाप पाइएगा, ठीक है। स्टील रूलर, स्टील रूलर में मैं बताया था कि लीस्ट काउंट जो होता है 0.1 आपका 1 mm होता है, 0.1 भी नहीं, 1 mm ओनली। तो 1 mm तो फिर भी थोड़ा अच्छा खासा बड़ा हो गया। और थिकनेस जो पेपर का होता है बहुत ही पतला होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हम लोग थिकनेस स्टील रूलर से नहीं नाप सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा माइक्रोमीटर। बताइए माइक्रोमीटर में मैं उस टाइम जो समझा रहा था उस टाइम बोला भी था कि आप पेपर का थिकनेस उससे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है कि 0.01 mm तक आप वैल्यू मेजर कर सकते हो। तो आप समझ जाइए उतना कितना कम तक सूक्ष्म माप आप ले सकते हैं, तो पेपर का थिकनेस तो फिर भी थोड़ा मोटा ही होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60। तो ये सब पे जो था ऑलमोस्ट सभी पे मैं जो है थ्योरी आप लोग को दिया हूँ। अब एक पार्ट इसका मैं इसमें ये रह गया है, देखिए टेप्स एंड डाइज, ठीक है। ये जो टेप एंड डाइज है ये आपका, ये भी फीटर का पार्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको पहले बड़ा कर देते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो टेप है, TAPE नहीं है। TAP क्या होता है? टेप मतलब फीता होता है। ये क्या है? TAP है, TAP ओनली, ई नहीं लगता है इसमें, तो क्या हो गया? टेप। अच्छा, डाइज का स्पेलिंग अब समझिए, DYES जो होता है वो होता है आपका डाई, जो कलर पिगमेंट या फिर जो बालों को रंग जो लगाया जाता है डाई, वो होता है डाई, ठीक है। इसका जो स्पेलिंग होता है DIE होता है। क्या होता है? DIE, ध्यान में रखिएगा। अब चलिए ये है क्या, कौन सा टूल है, इसके बारे में समझते हैं। जनरली देखिए, ये दोनों ही टूल जो होता है ना, ये चूड़ी काटने के काम में आता है, थ्रेड बनाने के काम में आता है, ठीक है। चाहे आपका मेटल हो, ठीक है, उसमें हम लोग थ्रेड काटते हैं, चूड़ी बनाते हैं, या फिर आपका PVC हो या फिर आपका वुडन मटेरियल हो, उसमें भी बनाते हैं। लेकिन जनरली आप जो है इससे जो काम जो किया जाता है, मेटल वर्क का काम किया जाता है, चूड़ी बनाने का काम किया जाता है। थ्रेडिंग जो देखे होंगे आप, थ्रेडिंग किसको कहते हैं? आपका जो स्क्रू वगैरह में जो देखे होंगे थ्रेड्स, या फिर आप जो नट बोल्ट में जो देखते हैं थ्रेड जो बना हुआ रहता है वो। तो देखिए, अब टेप जो हो गया आपका, ये वाला पार्ट हमारा जो होता है, ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब होता है टेप, ये सब टेप है, ठीक है। हाँ, अब टेप में जो है आगे में जो है इस सब पॉइंट में ऑलरेडी थ्रेड्स बने हुए होते हैं। तो मान लिया जाए यदि हमको एक मेटल में चूड़ी काटना है, तो हम क्या करेंगे? पहले जो हमको जितना थिकनेस का हमको चूड़ी काटना है, पहले हम लोग ड्रिल कर लेंगे उस मेटल को ड्रिल करके उसमें छेद कर लेंगे, ठीक है। अब इस टेप के जरिए उस होल में उसको घुसाया जाता है और फिर उसको कसा जाता है। लेकिन यदि आपको टेप बनाना है, मतलब कि यदि आपको चूड़ी काटना है, तो आप जो ड्रिल कीजिएगा वो ज़्यादा बड़ा होल कर दीजिएगा तो पार हो जाएगा, घुस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो टेप का जो डायमीटर है उससे कम रखते हैं, कम ही ड्रिल करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग इसको जो है उस ड्रिल के अंदर, मतलब जो ड्रिल वाला जो छेद किए हुए हैं मेटल के अंदर, उसके अंदर इस टेप को डाला जाता है और फिर कसा जाता है, ठीक है। इस तरह से कसा जाता है, वो धीरे 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 जो है क्या करने लगता है, अंदर जो है चूड़ी काटना चालू कर देता है, ठीक है। क्योंकि वो ये जो है आपका हाई स्पीड स्टील का बना होता है, इस वजह से ये टूटता नहीं है, और जो आयरन हो या फिर अदर मेटल्स है उस पर चूड़ी कटने लगता है। तो यदि इंटरनल चूड़ी काटना है, ठीक है, इंटरनल चूड़ी का एग्जांपल बताइए, जैसे कि नट्स में जो रहता है नट, ठीक है, नट के अंदर का जो चूड़ी कटा हुआ रहता है, ये आपका टेप के जरिए काटा जाता है, ठीक। ये हो गया। अब डाई क्या हुआ? ये जो डाई है, ये सब डाई है आपका, ठीक है, ये डाई है। तो जो आपका डाई होता है, ये एक्सटर्नल चूड़ी काटने के लिए यूजफुल होता है। एक्सटर्नल बोले तो बाहरी चूड़ी यदि आपको काटना है, तो उस केस में हम लोग इससे टेप नहीं, डाई का यूज करते हैं। अब डाई जो है, जैसे कि आप पाइप हो गया या सिलिंड्रिकल रड हो गया, अब उसमें यदि आपको थ्रेड बनाना है बाहर से, तो हम लोग डाई का यूज करेंगे। समझ में बात आ रही है? तो ये जो है आपका बेसिकली दोनों जो टूल है, ये चूड़ी काटने के पर्पस से मेनली इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं। एक आपका इंटरनल चूड़ी काटेगा, इंटरनल थ्रेड बनाएगा, और एक जो है आपका बाहरी मतलब एक्सटर्नल थ्रेड बनाता है। तो यदि हम लोग नट का बात करें, तो नट यदि आपको बनाना है तो आप किससे बनाइएगा? इस टेप के जरिए बनाइएगा। लेकिन यदि आपको बोल्ट बनाना है, ठीक है, बोल्ट कैसा होता है? इस तरह से होता है ना बोल्ट, इसमें चूड़ी कटा हुआ रहता है। तो यदि बोल्ट को यदि आपको बनाना है, तो आपको इसके जरिए, मतलब डाइज के जरिए आप इसको बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए अब इस पे क्वेश्चंस जो है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ टेप्स इन टेप सेट। मतलब ये आपका है क्या? टेप है, ठीक है। तो टेप सेट आता है, पूरा एक सेट ही होता है, ठीक। तो उसमें टोटल नंबर पूछ रहा है, कितना सारा उसमें टेप होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। जनरली क्या होता है, टेप सेट के अंदर 3 टेप होते हैं। आया बात समझ में? आंसर क्या हो जाएगा? 3 या फिर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं, और इसके बाद फिर हमारा आज का क्लास ओवर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है डाइज आर मेड ऑफ। डाइज क्या चीज़ का बना होता है? तो डाइज क्या चीज़ का बना होता है बताइए। अभी मैं बोल भी रहा था
क्या होगा इसका आंसर? टंगस्टन तो नहीं होता। एलॉय स्टील से बनाएगा तो वो जब चूड़ी काटेगा तो उसी टाइम टूट जाएगा। टंगस्टन भी जो है टूट जाएगा क्योंकि उतना वो स्ट्रेन को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसका आंसर जो आएगा HCS, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, HCS का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाई कार्बन स्टील। तो डाइस जो हमारा होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो ये थे टोटल क्वेश्चंस, लगभग 61 और एक उधर स्टार में था 62 क्वेश्चन। तो टोटल इस चैप्टर से आप लोगों को मैंने 62 क्वेश्चंस कराया है, और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस यदि होंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस वाले क्लास में कराऊंगा। लेकिन ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स आपका कवर हो गया विद थ्योरी, और सभी जो है क्वेश्चंस को भी मैं उठाया हूँ, जो कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ही ज़्यादा है। तो ये जो आपका हस्त औजार टूल्स का जो चैप्टर था, ये टोटल 4 पार्ट्स में है। 4 पार्ट, इसके पहले 3 पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को भी आप देख लीजिएगा यदि नहीं देखें तो। और आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से बस मन लगा के पढ़िए और बस पढ़ते रहिए। मैं हर वीडियो में अपना बोलता हूँ कि आप लोग को बस पढ़ाई पे ध्यान देना है क्योंकि एग्ज़ाम्स होंगे। तो चलिए फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नए उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो फिर कर मुलाकात होगी, और फिर हम लोग फिर कुछ नया कुछ सीखेंगे, और चैप्टर जो है नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।